हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और साथ साथ स्टडीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट के साथ। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो बिज़नेस को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि बिज़नेस को क्या देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। तो हमने पढ़ा आरबीआई पढ़ा, सेबी पढ़ा, सीसीआई पढ़ा। अब क्या बाकी रह गया, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सिलेबस में है जो बाकी रह गई पढ़नी, दैट इज़ आवर, याद है 4 नाम मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही करवाए थे जब बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ था, एडाई। बिल्कुल, तो हम लोगों को पढ़ना है एडाई के बारे में। मैं चाहती हूँ कि इसको पढ़ने से पहले, इस एडाई को पढ़ने से पहले, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले ये जो बेस कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ से आया, किसने बनाया ये एडाई का कॉन्सेप्ट। तो एडाई का कॉन्सेप्ट वैसे कोई नया नहीं है हमारे लिए, ये बहुत पुराना है। बहुत पुराना कहाँ से आया, ये हमारे धर्मशास्त्र से आया। धर्मशास्त्र, धर्मों में भी इंश्योरेंस होते थे, कैसे होते थे, चलिए जी। धर्मशास्त्र जो मनु जी थे हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जिनकी राइटिंग फेमस है, उन्होंने लिखा था। ये क्या लिखा था उन्होंने लिखा था कि जो लोग सक्षम हैं, ये जो मैं बना रही हूँ सर्कल्स छोटे छोटे, ये आम जनता है, हमारे जैसी जनता, भोली भाली जनता। तो ये जो आम जनता है जिनके पास बहुत सारा क्या है, पैसा है, और जो लोग सक्षम है और टाइम टाइम पे क्या कर सकते हैं, टाइम टाइम पे अपना पैसा डिवोट कर सकते हैं, ठीक है। इन लोगों से पैसा ले लिया जाए, बता कर देंगे कि किस लिए पैसा ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों से क्या करना है, पैसा लेना है। कहाँ रखना है, एक बक्से में रखना है, ठीक है। ट्रेजर बोल सकते हो इसे, जैसे कोष होता है ना आपका, ऐसे धन कोष हो सकता है, राशि कोष हो सकता है। इसके अंदर आपने कुछ सर्टेन अमाउंट का पैसा जमा कर दिया, ठीक है। ट्रेजर यहाँ पर आपने जमा कर लिया, किनका है, लोगों का पैसा है। क्यों जमा किया है, हड़पने के लिए नहीं। इसने बोला कि जब देश के ऊपर या फिर हमारे समाज के ऊपर आपदा आएगी, आपदा बोले तो सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इस तरह की कोई आपदा आएगी, तो लोगों की मदद के लिए हम लोग इससे पैसा निकाल कर उनको देंगे, यानी कि किसी से लेना। और जब इन लोगों के ऊपर आपदा आई, यानी कि जो लोग हैं हमारे, उन्हीं लोगों से लो और उन्हीं की आपदा के ऊपर उन्हें लौटा दो। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट में, जिसके लिए आज भी हमारे पास बहुत सारे डोनेशन जो हैं बने हुए हैं, जैसे पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, तो उस तरह से बहुत सारे फंड्स भी बने हुए हैं। बट इस कॉन्सेप्ट को देखकर लोगों को लगा कि इसको बिजनेस बनाया जा सकता है, तो लोगों से पैसा लो और लोगों की ही मुसीबत में उन्हें लौटा दो। तो इसको बिजनेस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने 1818 में कंपनी खोलने की कोशिश की, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा वही उठाते हैं। तो सबसे पहला जो बिज़नेस आया, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आया, किसने खोला, 1818 में जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को इवॉल्व करने वाली जो कंपनी थी, दैट इज़ ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये कंपनी आई, कैलकाटा में इसका ऑफिस बना। तो इस कंपनी ने सबसे पहले 1818 में स्टार्ट किया था लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट। स्टार्टिंग में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, तो अंडर कंपनीज एक्ट ही ये सब चीज़ें होती थी। आज भी कंपनीज एक्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंश्योरेंस कंपनी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है तो एक कंपनी ही ना, तो कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अंदर जाएगी, और जो कंपनीज एक्ट की अथॉरिटी होती थी फिर वही इंश्योरेंस को रेगुलेट करती थी, ठीक है। बट धीरे धीरे समय बढ़ता गया, लोगों ने इस इंश्योरेंस की महत्व को समझा, तो 1999 में लोगों को समझ में आया इंश्योरेंस का महत्व। तो इसके अंदर बनाई गई एक अथॉरिटी जिसका नाम है एडाई, फुल फॉर्म यहाँ ऊपर लिखी हुई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना तो एडाई के बारे में है, बट एडाई से पहले एक चीज़ और आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ कि इसके अंदर है ना, जब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी ने बनाने स्टार्ट कर दी थी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज बननी स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोगों को लगा कि इंश्योरेंस रिलेटेड कोई स्पेसिफाइड लॉ होना चाहिए। तो इन 1938 इंश्योरेंस एक्ट लाया गया, जिसका नाम है इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसमें कुछ जनरल रूल्स रेगुलेशंस थे इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, कि इंश्योरेंस कंपनी को क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी एसेट्स होनी चाहिए, कैसा बिजनेस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर आई, ठीक है। अब इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी है वो बनी 1999 में। तो 1999 में एडा एक्ट बना हमारा, एडा एक्ट 1999, जिसने इस अथॉरिटी को सारी सुपर पावर्स दी। तो एडाई किसके अंदर बना, एडा के अंदर बना,
यानी कि इंश्योरेंस एक्ट स्पेसिफिकली बस ऐसा ही लॉ है एक, जैसे कि साइड्स लॉ बनाए जाते हैं ना, एक लॉ बनाया जाता है जो उसको प्रोविजंस देता है, इंटरनल रूल्स रेगुलेशन देता है। तो वो जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो भी रूल्स रेगुलेशंस देने के लिए बनाया गया उसको, ना कि उसके ऊपर ऐसे डोमिनेंस रखने के लिए या फिर एक उसकी रेगुलेटरी बनने के लिए। रेगुलेटरी आई हमारी 1999 में। तो क्या बोला गया कि जो इरडाई है वो एक ऑटोनोमस अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है विच रेगुलेट्स एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो एक आई क्यों भाई, मैं रेगुलेट करूँगी, डेवलप करूँगी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, यानी कि मेरी कंट्री में जितना भी इंश्योरेंस का काम होगा उसके ऊपर नज़र कौन रखेगा, इरडाई रखेगी। सो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एडा एक्ट। एडा एक्ट को पार्लियामेंट से पास किया गया था। कोई भी एक्ट जब पास होता है तो वो पार्लियामेंट के थ्रू ही पास होता है, लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट को हमारा लेजिस्लेटिव पार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से ही पास होता है, और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट। कब पास होता है, 1999 में पास होता है, ठीक है जी। 1999 में ये एक्ट आ गया। अब जब ये एक्ट आया ना 1999, ध्यान से देखो इस सन को, 1999, इससे पहले एक सन और जा चुका है 1991 एंड 1992। इस 91-92 में क्या हुआ था, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज आया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स, क्या रिफॉर्म हुआ इसमें, एलपीजी आई थी जी। एलपीजी बोले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन चीज़ें हो गई, प्राइवेट हो गई चीज़ें, ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री एक छोटा सा गांव बन गया है। अब आसपास बिजनेस करना अलाउड कर दिया गया, यानी कि जो हमारे देश में पैसे की कमी हो गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो पैसे की कमी थी, क्या उसको हम दूसरे देश से कवर कर सकते हैं? क्या दूसरे देश वाले हमारे देश में आके बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब इरडा नया नया आया तो इसने क्या किया, इसने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एंट्री दे दी। कहते कि आप फॉरेन इक्विटी लेकर आ सकते हो 26%, यानी कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनी, उसके अंदर एफडीआई अलाउड है। एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब कोई फॉरेनर डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो उस चीज़ को बोला जाता है एफडीआई। एफडीआई में इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी, इक्विटी में होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल आपने +1 +2 में पढ़ा होगा। शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको एफडीआई बोला जाता है, यानी कि वो इस कंपनी के कुछ परसेंटेज की ऑनरशिप लेकर जाएंगे। तो कितना परसेंटेज अलाउड है, 26%। कब अलाउड किया गया, 1999 में, ठीक है जी। 1999 में 26% अलाउड किया गया इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक वाले में नहीं। प्राइवेट जो कंपनीज बनी हैं उसके अंदर आप अपनी 26% की इन्वेस्टमेंट एफडीआई के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है जी। फिर एक और इसमें ट्विस्ट आया, एक इंश्योरेंस बिल पास हुआ 2014 में, जिसमें से ये लिमिट जो 26% वाली लिमिट है बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 49% कर दी गई। यानी कि उस लिमिट को बढ़ा के आपने कर दिया जी 49%, ठीक है। अब ये जो लिमिट आपकी बढ़ी, इसको बढ़ाने के पीछे किसका हाथ था, किसका हाथ था? इसको बढ़ाने के पीछे कांग्रेस का हाथ था, हमारी यूपीए गवर्नमेंट का हाथ था। यूपीए गवर्नमेंट क्या है, 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जैसे गठबंधन होते हैं ना हमारे, उस तरह से एक सरकार है जिसका नाम रखा गया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जनरली 2004 में स्टार्ट हुई थी, 3 और 4 में बनी थी हमारी यूपीए गवर्नमेंट। तो उस गवर्नमेंट ने 2013 में, यानी कि जब ये ख़त्म होने की कगार पे आ गई थी, तो 2013 में क्या किया था, ये बिल पास करवाने की कोशिश की थी। 2014 में ये बिल पास हुआ और एफडीआई की लिमिट 26% से बढ़कर 49% कर दी गई, ठीक है जी। चलिए आगे क्या बोलता है, ये पार्ट हुआ उसका हिस्ट्री रिलेटेड। अब जो काम करेंगे हम हिस्ट्री में बात नहीं करेंगे, अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे। अब प्रेजेंट क्या है, चलो जी। प्रेजेंट में हम बोलते हैं कि एक ऐसी अथॉरिटी है जो प्रोटेक्ट करती है, क्या प्रोटेक्ट करती है, इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो बंदे इंश्योरेंस से पॉलिसी खरीदते हैं उनके इंटरेस्ट को मैं प्रोटेक्ट करूँगी। टू रेगुलेट, प्रमोट एंड एंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। यानी कि अब क्या हुआ,
अब हुआ जी हमारे पास एक इंश्योरेंस कंपनी थी, मान लेते हैं ABC लिमिटेड। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा जी इंश्योरर। एक हमारे पास बंदा है जिसको क्या करना है, अपना इंश्योरेंस करवाना है, इसको इंश्योरी भी बोल सकते हैं हम, और पॉलिसी होल्डर, जनरली पॉलिसी होल्डर बोलते हैं, आपकी बुक्स में भी हर जगह आपको पॉलिसी होल्डर मिलेगा, ठीक है जी। अब ये हो गया इंश्योरर, ये हो गया पॉलिसी होल्डर। इसने इसको क्या बेचा, इंश्योरेंस बेचा, बदले में इसने इसको क्या दिया, प्रीमियम दिया, यही होता है। अब इसको प्रीमियम इसने दे दिया, ये बेचारा अपने गुड फेथ में इसके पास प्रीमियम जमा करवाए जा रहा है, करवाए जा रहा है, करवाए जा रहे हैं। जब इसके घर में विपदा आई, से इसने फायर इंश्योरेंस करवाया था, जब इसके घर में लगी आग तो ABC कर गया मना, मैं तो नहीं देता पैसे, क्यों दूँ तुझे पैसे, ठीक है। अब क्या बेचारा करे ये इंश्योरी हमारा, इस इंश्योरी का नाम चलो चमन रख देते हैं। अब हमारा चमन लाल क्या करे, चमन लाल इंश्योरेंस का क्या करे, इंश्योरर का खून तो कर नहीं सकता, कंपनी है वैसे भी। अब इंश्योरर ने कर दिया मना, इसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं या बचा, तो ऐसी सिचुएशन को सोल्व आउट करने के लिए आई हमारी IRDAI। IRDAI इसको रेगुलेट करती है, इसके ऊपर नज़र बना के रखती है, इसकी सारी हरकतों को चेक करती रहती है। जैसे ही ये केस हुआ, चमन शिकायत कर सकता है कहाँ पर, IRDAI पर। चमन ने कर दी जी क्या, शिकायत। अब IRDAI लेगी क्या, एक्शन। साउथ मूवी वाले हीरो होते हैं ना जो चप्पड़ 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 चपेट लगाते हैं, वैसे ही IRDAI एक्शन लेगी अपना, और इंश्योरर की अब तो खैर नहीं। क्या करेगी इंश्योरर का, क्या बिगाड़ लेगी बेटा, इंश्योरेंस को IRDAI से बहुत सारी परमिशंस चाहिए होती थी, सारी परमिशन कैंसिल कर देगी, पेनल्टी लगा देगी, पैसे मांग सकती है इससे कि तूने उसको पैसे नहीं दिए, अब तुझे वो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तूने सामने वाले को परेशान किया है, मुझे भी परेशान किया, क्यों, उसकी शिकायत सुननी पड़ी मुझे काम एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो उस काम के बदले ये इंश्योरेंस की पूरी अच्छी तरह से वाट लगा देगा। तो इस तरह के प्रोसेसर से क्या हुआ, लोगों के मन में इंश्योरेंस के लिए इज्जत बढ़ी, यानी कि लोगों के मन में डर खुल गया, अब हमारा पैसा सेफ है, सिक्योर हाथों में है, क्योंकि हमारा काम सुलझाने के लिए कोई अथॉरिटी बैठी है। तो उस तरह से लोग अब इंश्योरेंस पे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं IRDAI ने क्या किया, पॉलिसी इंश्योरेंस मार्केट को डेवलप करने की कोशिश की, डेवलप किया उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर वो डेवलप हो चुके हैं। IRDAI रोल इज़ टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड दे प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ दिस रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब हमारे पास थी वही ABC लिमिटेड, कौन था ये, इंश्योरेंस कंपनी। अब एक अथॉरिटी आई IRDAI, ठीक है, सबके ऊपर नज़रें बनाकर रखती है, सबके ऊपर क्या रखती है, ये नज़र बनाकर रखती है, जो गलती करता दिखेगा उसकी शामत है। अब जब ये नज़र बना रही थी तो ये कहती है कि कोई भी कंपनी मेरी नज़रों से छुपकर बिजनेस नहीं कर सकती। ABC लिमिटेड को देखा, अरे तू इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है, तो क्या तूने मेरे पास लाइसेंस लिया आगे, अगर नहीं तो मेरे पास अप्लाई कर दिया जी अप्लाई। अब तूने अप्लाई किया, इसके बदले में मैं तुझे रजिस्टर करूँगा, रजिस्टर किया तो यानी कि उसका सर्टिफिकेट दिया, ठीक है। अब ये लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इसका कुछ टाइम होता है, से 5 to 10 ईयर्स इसका टाइम होता है। 5 साल या 10 साल जो भी आपका केस था उसका टेन्योर ख़त्म हो गया, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स व्हाट टू डू, रिन्यू करवा लो, ठीक है। यानी कि रजिस्टर करेगा नया सर्टिफिकेट, उसका रिन्यूअल कौन करेगा, IRDAI करेगी, ठीक है जी। अब पीछे वाला जैसे केस हमने पढ़ा था, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने किसी के साथ घपला किया तो इसके इसी सर्टिफिकेट को कैंसिल करेगी, इसी वाले सर्टिफिकेट को कैंसिल करेगी या फिर सस्पेंड करेगी। इतनी सजा क्यों दी, कैंसिल क्यों करवाया, फीस भी तो लेनी है, तो सस्पेंड भी कर सकते हैं इस चीज़ को, तो रजिस्टर कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं।
ये तो हुई जी सारे के सारे काम इरडाई के पक्ष में। अब ये जो एबीसी लिमिटेड है ना, से इसने इंश्योरेंस बिजनेस जब स्टार्ट किया तो रजिस्टर ले लिया। अब ये इंश्योरेंस बिजनेस करना नहीं चाहती, फिर क्या करे, दोबारा अप्लाई कर फॉर विथड्रॉल, यानी कि अब ये विड्रॉ भी करवा सकती है। क्या, वही रजिस्टर, वही एप्लीकेशन कि भाई अब मुझे रजिस्टर नहीं रहना, मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो, यानी कि कैंसिलेशन कैन बी डन बाय इरडाई एज अ पनिशमेंट एंड कैंसिलेशन कैन बी ऑर्डर्ड या फिर अप्लाइड बाय द इंश्योरेंस कंपनी या फिर बाय द इंश्योरर। ठीक है, तो यही काम थे हमारे पास। क्या कर सकती है वो, रिन्यूअल कर सकती है, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ दिस रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। मॉडिफिकेशन बोले तो कंपनी पहले थी हमारी हिसार में, अब वो शिफ्ट होकर चली गई हरियाणा, गुड़गांव के अंदर। तो मॉडिफिकेशन, एड्रेस चेंज हो गया, मॉडिफाई करवा लो। पहले कंपनी करती थी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस, अब उसने जनरल इंश्योरेंस भी एड ऑन कर लिया, मॉडिफाई करवा लो। ठीक है, तो जितना भी काम एड ऑन होता जाएगा, जितने डिटेल्स चेंज होती जाएंगी, उन चीज़ों से क्या होगा, हमारा सर्टिफिकेट मॉडिफाई हो सकता है। क्लियर? चलो जी, ये तो था कुछ हिस्ट्री के बारे में उसका। अब हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं उसके मिशन स्टेटमेंट के बारे में। मिशन बोले तो किस काम को करने के लिए वो बनाया गया। एक काम तो क्लियर है, डेवलप करेगा इंश्योरेंस सेक्टर को। और डेवलप कैसे हो सकती है, जब आम जनता के हक को मेंटेन किया जा सके। तो आम जनता का हक कैसे मेंटेन होगा, जब उनके साथ सारे फेयर ट्रीटमेंट होंगे। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट किसका, पॉलिसी होल्डर। जो हमारा चमन लाल था वो हमारा पॉलिसी होल्डर है, तो पॉलिसी होल्डर के हक के लिए काम करेगी। दूसरा क्या बोलता है, टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन एंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ कब होगा, जब सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, बेनिफिट्स के लिए काम करेगी कॉमन मैन के लिए। एंड लंबे समय तक कब चलेगी, जब सही तरीके से काम करेगी, सही तरह से रेस में दौड़ेगी तो सही तरह से काम करेगी, लोगों को अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देगी तो भी लंबी रेस में चलेगी, अदरवाइज तो जल्दी डूब जाएगी। ठीक है, इसके अंदर है जो ग्रोथ होगा, इसके अंदर आपकी दो तरह की पेमेंट इंक्लूड है, एन्युटी एंड सुपर एनुएशन। एन्युटी अमाउंट इज लाइक की पीरियोडिक पेमेंट, जैसे किश्तें देते हैं ना वो वाला। एंड सुपर एनुएशन पेमेंट इज लाइक आपका लमसम पेमेंट, जो आप लमसम में इकट्ठा दे देते हो तो वो वाला पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टू सेट, प्रमोट, मॉनिटर एंड एनफोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, फेयर डीलिंग एंड कॉम्पिटेंस ऑफ दोज इट रेगुलेट्स। अब इरडाई किसको रेगुलेट कर रहा है, इंश्योरर्स को, यानी कि एबीसी लिमिटेड को, या फिर ऐसे लोगों को जो इरडाई के पास रजिस्टर होते हैं एज एन इंश्योरेंस एजेंट, या फिर एज एन एक्चुरीज, या फिर एज एन लॉस असेसर्स। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो उन लोगों को रेगुलेट करती है। तो जब रेगुलेट करेगी तो ऐसे ऐसे गाइडलाइंस बनाएगी जो उन्हें प्रमोट करे, उनकी निगरानी रखे, मॉनिटर करे, उनको हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बना कर देगी, रूल्स रेगुलेशंस बना कर देगी, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके, अपने आप को फाइनेंशियल साउंड रख सके। सारा काम पैसे में कर रहे हैं, लोगों से प्रीमियम लेंगे तभी तो लोगों को पैसा देंगे। तो अगर ये प्रीमियम ले रहा है तो इसे पैसे का ध्यान रखना है, अपने आप को फाइनेंशियली साउंड रखना है। इसके पास पैसा होगा तभी तो लोगों को देगा। लोगों का पैसा लेके जुए में खेल गया, खुद भी बर्बाद, लोगों को भी बर्बाद करेगा, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। इसलिए इसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती है, किसकी, इरडाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, टू एंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स, टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड्स एंड अदर मैल प्रैक्टिसेस एंड पुट इन प्लेस इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी। क्या बोलता है, स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम। कार इंश्योरेंस करवाया था, कार का एक्सीडेंट हो गया, अब उसके अंदर खर्चा है, मैंने क्लेम डाला, अब मेरा क्लेम जेन्युइन था, सच में मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था। आप चाहो तो सर्वे कर लो, चाहो तो आप आके चेक कर लो। तो उन्होंने चेक किया, हाँ जी कार का तो सच में एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा क्लेम कैसा हुआ, जेन्युइन हुआ। अगर इस तरह के जेन्युइन क्लेम है तो उसका पैसा भी मुझे टाइमली मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 3-4 साल अपने वहाँ पर दफ्तर के चक्कर कटवाते रहो, उसके बाद पैसा दो, तब तक तो गाड़ी भी नहीं ले ली मैंने, उस पुरानी वाली गाड़ी को तो मैं भूल भी गई। ऐसा नहीं, तो मेरा जो क्लेम है वो टाइमली मुझे मिल जाना चाहिए।
टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड्स, इस तरह की गाइडलाइंस बनाएंगे इंश्योरेंस के लेवल पे फ्रॉड्स हो ना, या फिर माल प्रैक्टिसेस, बुरी प्रैक्टिसेस ना चले, ना तो इंश्योरर की तरफ से ना ही पॉलिसी होल्डर की तरफ से। अब पॉलिसी होल्डर कैसे करते हैं, जैसे कि वो कार ठुक गई मेरा, उसका एग्जाम्पल दिया। कई बार कार है ना जानबूझ के ठोकी होती है, कार में तो उतना उसका बचा नहीं होता जितने का मुझे इंटरेस्ट मिलता है या फिर जितने की मेरी पॉलिसी होती है, तो इसलिए पॉलिसी का पैसा हड़पने के लिए मैंने जानबूझ के कार ठोकी है। या फिर ऐसी वाली कार ठोक के कि ऑलरेडी उसमें लॉस तो हो ही चुका है, लेकिन वो यहाँ पर कवर नहीं हो रहा था फिर भी ठोक दी। लेकिन अगर वो वहाँ पर पता चल गया सर्वे के टाइम पे, तभी तो इतने सारे प्रोसीजर होते हैं, पहले सर्वेयर आता है, सर्वे करता है, लॉस असेसर उसका लॉस कैलकुलेट करता है कि इसमें कितना खर्चा आ जाना चाहिए, उसके बाद जाके आपका क्लेम मिलता है। तो इतना ईजी नहीं है। वो क्या कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि गलत प्रैक्टिसेस ना चलें, और अगर कहीं पर गलत प्रैक्टिसेस चल रही है, किसी ने आपके साथ गलत किया है इन द टर्म ऑफ इंश्योरेंस, या ये बोलो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती ही नहीं है, लेने तो बड़ी जल्दी आ जाती है, लाओ जी प्रीमियम दे दो, लेकिन जब हमें चाहिए, जब हमने क्लेम डाला तो पैसा नहीं दे रही, तो इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल, ग्रीवियंस मतलब दुखड़ा, रिड्रेसल मतलब उसको दुखड़े को कम करने वाली चीज़, मशीनरी मतलब ऐसी मशीन लगाना जो आपके दुखड़े को ख़त्म करे या कम करे, आपके दुखड़े सुने जाएं बेसिकली ये। तो दुखड़ा सुनने के लिए क्या, कस्टमर केयर टाइप, या फिर एक जैसे कि सेबी ने बनाया था स्कोर्स, इस तरह से इनकी भी एक विंडो होगी जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट्स डाल सकें। चलो जी, नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्डरली कंडक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग विद इंश्योरेंस एंड बिल्ड अ रिलायबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू एनफोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस अमंग मार्केट प्लेयर। क्या बोलता है कि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेसिकली इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसमें कहना चाहते हैं कि एक रिलायबल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए, अब ईडाई को कैसे पता कौन क्या काम कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। जहाँ पर वर्ड आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी, मान लो जी वहाँ पर ये क्या मांगेगा आपसे, रिटर्न फाइलें मांगेगा आपसे, ला भाई इंश्योरेंस कंपनी कितना इंश्योरेंस बेचा है, कितने पैसे खाए हैं तूने, कितने पैसे जमा करे हैं, कितना मार्केट में लगाया है, कितने तूने बांट दिए लोगों में, सबका हिसाब दे मुझे, चिट्ठा दे मुझे सबका। तो जब इस तरह से चिट्ठा होगा, हर सब चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा, तो क्या होगा, तो एक फेयर सिस्टम बनेगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनेगा, रिलायबल सिस्टम बनेगा। साथ में जो आपके मार्केट प्लेयर्स हैं, यानी कि जो आपके इंश्योरेंस है, जो मार्केट में आपके बिहाफ पे खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस भी मेंटेन होगी। उन्हें पता है मेरा खाता चेक होगा, तो वो कहीं गलत एक्टिविटी में पैसा फंसाएंगे नहीं, फाइनेंशियल साउंडनेस आपकी चेकड रहेगी। क्लियर, चलो जी, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है टू टेक एक्शन वेयर सच स्टैंडर्ड्स आर इनएडुकेट एंड इनएफेक्टिवली एनफोर्स्ड। जहाँ पर स्टैंडर्ड यानी कि आपके रूल्स रेगुलेशन सही नहीं है, बेकार हैं या फिर बनाए नहीं हुए, तो वहाँ पर ईडाई अपने आप से एक्शंस लेगा। ऐसे एक्शंस को बोला जाता है डिस्क्रिएशनरी एक्शंस। एक तरह से मैं बोलूँ कि जो मन में आया वो करेगा, मन मर्जी, लेकिन इस मन मर्जी को करते टाइम वो किसी रूल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, रूल्स को वायलेट नहीं करेगा। यानी कि जो लिखा हुआ है उतना करो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली, तो जो आपका मन करे वो कर लो, तब आप अपनी डिस्क्रिएशनरी पावर को यूज़ कर सकते हैं। बट ये डिस्क्रिएशनरी पावर 100% नहीं होती, ठीक है। मतलब डिस्क्रिएशनरी पावर का मतलब ये है, मैं तुझे खुली छूट दे तो रहा हूँ, लेकिन तुझे लॉ के दायरे से बाहर नहीं जाना, लॉ में ही रहना है। अगर लॉ चुप है तो तू बोल, लॉ नहीं, लॉ बोल रहा है तो तू चुप रहे, ऐसा होता है डिस्क्रिएशनरी पावर का मतलब। जहाँ पर लॉ बोलेगा वहाँ पर अथॉरिटी चुप रहेगी, और जहाँ लॉ चुप हो गया वहाँ अथॉरिटी बोलेगी। दैट इज़ योर डिस्क्रिएशनरी पावर। मतलब लॉ चुप है और अथॉरिटी को बोलने की पावर मिल गई। चलो नेक्स्ट क्या है, to bring about optimum amount of self-regulation in the day-to-day working of the industry consistent with the requirements of prudential regulation। कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करो ताकि लोग खुद से ही अपने आप को रेगुलेट करें, सेल्फ रेगुलेशन हो लोगों में। जैसे आपको बोला जाता है ना सेल्फ स्टडी करो, उससे बेस्ट कुछ नहीं, वैसे ताकि हर इंश्योरेंस कंपनी के पीछे डंडा लेके ना पड़ना पड़े, वो सेल्फ रेगुलेट करे। तो उसके लिए अच्छी अच्छी रेगुलेशंस बनाई जाती है, यानी कि टाइम टू टाइम अपडेशन होता रहता है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है दिमाग वाली, यानी कि सोच, सामान्य सोच समझ के इंसान के लिए जो बनाई जाए।
यानी कि सोच समझकर सारी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स को देखकर जो रेगुलेशंस बनाई जाए, दैट आर द प्रूडेंशियल्स रेगुलेशंस। ठीक है, तो बच्चों ये है आपके मिशन स्टेटमेंट ऑफ द अथॉरिटी। अब इसी मिशन के बेस पर निकलेगा कुछ हमारे पास ड्यूटीज़, पावर्स एंड फंक्शंस। इंक्लूसिव है, कुछ इसकी ड्यूटीज़ होंगी, कुछ इसके पावर्स होंगे, कुछ इसके फंक्शंस होंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, सर्टिफिकेट देगा, रिन्यू करेगा, मॉडिफाई करेगा, विड्रॉ करेगा, सस्पेंड करेगा, कैंसिल करेगा या रजिस्ट्रेशन करेगा। डिटेल में इस सबकी मीनिंग पढ़ चुके हैं तो और नहीं पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन द मैटर कंसर्निंग असाइनिंग ऑफ द पॉलिसी, नॉमिनेशन बाय द पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द इंश्योरेंस। अब ये सारे क्लोज आपको दिए जाते हैं जब आपको पॉलिसी बेची जाती है। नॉमिनी कौन रहेगा आपका, किस इंश्योरेबल इंटरेस्ट के लिए आप क्या करवा रहे हो, आप इंश्योरेंस ले रहे हो। सेटलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम, इसका सेटलमेंट किस तरीके से होगा, सरेंडर वैल्यू क्या रहेगी पॉलिसीज की। ठीक है जी। अब पहली बात तो क्या है, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन आप खुद चूज़ कर सकते हो, कोई भी आपका नॉमिनी हो सकता है। पॉलिसी होल्डर अपने बाद को किसको ये पॉलिसी का फ़ायदा मिले, किसको इस पॉलिसी का बेनिफिट मिले, वो खुद चूज़ कर सकता है। यानी कि नॉमिनेशन कैन बी डन बाय पॉलिसी होल्डर, और ये आपको मिलना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस मिलना चाहिए। यानी कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि किसको नॉमिनी बनाना है। अगर है तो आप शिकायत कर सकते हैं। पॉलिसी आपके पास फेयर तरीके से मिलनी चाहिए, आपसे कोई फैक्ट्स छुपाए ना जाएँ, सारी डिटेल्स आपको दी जाए, तो इस टाइम पर भी कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और जिस इंटरेस्ट के लिए आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो उसी इंटरेस्ट के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेबल यानी कि ऐसा इंटरेस्ट जिसका इंश्योरेंस किया जा सके। जैसे कि अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, लाइफ। फायर इंश्योरेंस की बात करूं तो फायर इंश्योरेंस में जिस भी प्रॉपर्टी को या फिर गोडाउन को आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो उसमें रखा हुआ सामान इज़ योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं मैराइन इंश्योरेंस की बात करूं तो मैराइन इंश्योरेंस में पूरे समुद्र का इंश्योरेंस नहीं करवाते आप किसका इंश्योरेंस करवाते हो, उस समुद्र के रास्ते से जो आपका सामान आ रहा है, तो वो जो सामान है उसके अंदर आपका क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो जिस इंटरेस्ट के लिए आप अपना जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जिसके लिए पॉलिसी ले रहे हो तो उसके लिए आपको अपने अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है जी। गड़बड़ हो गई, जिस चीज़ का इंश्योरेंस लिया था वो काम हो गया। फायर इंश्योरेंस लिया था, आग लग गई। अब आग लग गई तो इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट भी टाइमली होना चाहिए। ठीक है जी। मान लो लाइफ इंश्योरेंस था, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, अब साथ तो ख़त्म हो गया, यानी कि अपना पॉलिसी का टाइम ख़त्म हो गया। 20 साल की पॉलिसी थी, 25 या 30 जो भी साल की पॉलिसी थी, आप अभी ज़िंदा हैं, आपकी सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाएगी। पॉलिसी की जो भी सरेंडर वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि सरेंडर वैल्यू कुछ और थी और आपको दे नहीं रहे अमाउंट, बिल्कुल मिलेगी आपको अपनी सरेंडर वैल्यू। ठीक है। उसके अलावा जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सारी बिल्कुल एनफोर्सेबल हो सकती हैं। बेसिकली हाँ सच्ची, आप तो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने एनफोर्सेबिलिटी पढ़ी होगी। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लागू करवाना। किसी भी चीज़ को आप लागू करवा सकते हो या जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसको लागू करवा सकते हो। लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका उसको लागू करवा सकते हो। तो जब आपने पॉलिसी खरीदी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसके ये जो हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ आप लागू करवा सकते हो। किसके थ्रू, एडाई के थ्रू। यानी कि अगर इंश्योरेंस जो है आपको आपके बेनिफिट्स नहीं दे रहा तो शिकायत कर दो जी एडाई को, एडाई अपने आप देख लेगा। ठीक है। चलो जी, आगे क्या है, स्पेसिफाइंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड एजेंट्स। यानी कि जो इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे मीडिएटर हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, उनके लिए क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या उनका कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, मतलब इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, और टाइमली टाइम उनको वर्कशॉप्स यानी कि ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। उस ट्रेनिंग में क्या, उस ट्रेनिंग में वो उनको समझाया जाएगा कि ये काम मार्केट में आपको किस तरह से करना है। और किसका कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करेंगे जी, सर्वेयर्स और लॉस असेसर्स। ये क्या होते हैं लॉस असेसर्स, एक्चुअलीज बोला जाता है इनको। सर्वेयर्स या लॉस असेसर का काम होता है जब आपका कांड हो गया, यानी कि आपका फायर इंश्योरेंस था और आग लग चुकी है, तो वहाँ पर कितना लॉस हुआ
कितना क्लेम आपको मिलना चाहिए था, वो ये दोनों डिसाइड करते हैं। सर्वे करेगा, असेस करेगा कि क्या एक्चुअल में हुआ था, सीन क्या था, क्राइम सीन जो है आपका, जैसे कि आग लगी थी या लगवाई गई थी। लगवाई अगर खुद से लगी थी तो कितना लॉस हुआ, इसके अंदर कितना सामान रखा था, तो इन सब चीज़ों की असेसमेंट होगी और इस असेसमेंट के बाद ही आपको क्लेम मिलता है। ठीक है, तो क्लेम मिलने के लिए इनका होना ज़रूरी है और इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट का बनाया जाना ज़रूरी है। ठीक है जी। प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। एफिशिएंसी आती है जब आपके पास सारी चीज़ें सेट पैटर्न में होती हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो आप क्या हो, एफिशिएंट हो। एफिशिएंसी को डेवलप करता है, प्रमोट करता है। ठीक है जी। उसके अलावा ये कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है, जैसे इंस्टीट्यूट्स बोल सकते हो आप, जो आपके थ्योरी पार्ट को या फिर आपके जो आपका लीगल पार्ट्स है इसका, उसको स्ट्रोंगन करती है। यानी कि थ्योरी पार्ट जो आपको डिफरेंट रूल्स के बारे में, लॉज के बारे में समझाती रहती है कि क्या अमेंडमेंट आई है, क्या अपडेट्स आए हैं। तो ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये इंश्योरेंस बिजनेस और री इंश्योरेंस, यानी कि जिसको दोबारा से इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, दोनों से ही डील करते हैं। तो इनको रेगुलेट करता है और प्रमोट करता है कौन, आपका IRDAI। इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान रखना, आगे यूज़ है इसका एक। तो कौन से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़े होते हैं, और इनका काम क्या होता है, बेसिकली उनको ट्रेनिंग या फिर उनको नॉलेज इम्पार्ट करना, देना। ठीक है, चलो जी। इसके बाद ये सारे काम तो कर दिए IRDAI ने, फ्री में नहीं करेगा। लिवाइंग फीस एंड अदर चार्जेस लेगा। सर्टिफिकेट इशू करेगा तो भी चार्ज लेगा, रिन्यू करेगा तो भी चार्ज लेगा, कैंसिलेशन के लिए पेनल्टी लगाएगा, सस्पेंशन के लिए पेनल्टी लगाएगा, और विड्रॉल के लिए भी आपको चार्जेस उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो जी। ट्रांसपेरेंट वाली चीज़ हमने पढ़ी थी, तो उसके लिए पॉइंट है हमारे पास, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ द इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस। चाहे इंश्योरेंस एजेंट हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, आपके सर्वेयर्स और लॉस असेसर्स हो, कोई भी हो, उन सब के खाते चेक होंगे, उन सब के ऊपर इंस्पेक्शन चलाई जाती है टाइमली। यानी कि इनको रेगुलर अपने खाते जमा कराने पड़ेंगे, किसके पास, IRDAI के पास, रेगुलर फाइलिंग। ठीक है जी, चलिए आगे क्या है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द रेट्स, एडवांटेज, टर्म्स एंड कंडीशन दैट में बी ऑफर्ड बाय द इंश्योरर इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। किस रेट पे इंश्योरेंस होगा, क्या एडवांटेजेस होंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ये सब भी IRDAI सेट करके देगा। जैसे कि अगर आपको अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना है, तो उसके लिए आपको कितना प्रीमियम लगेगा, इसको डिसाइड करने वाले रेट्स भी कौन डिसाइड करेगा, आपका IRDAI। और क्या करेगा, जो ये खाते चेक करता है ना, इस खाते को बनाने का आपको तरीका भी बताएगा। फॉर्म्स एंड द मैनर, किस फॉर्मेट में बनाने हैं, कौन सी किताब लगानी है, कौन सा रजिस्टर लगाना है, किस फॉर्मेट में बनेगा, और हॉरिजेंटल बनेगा, वर्टिकल बनेगा, ये सब कौन बताएगा, IRDAI बताएगी। यानी कि जी आपके खाते कैसे बनेंगे ये बताएगा बेसिकली। एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शैल बी रेंडर बाय द इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। चाहे एजेंट हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, जो भी खाते बना रहा है वो IRDAI के स्पेसिफाई किए हुए मैनर में ही बनाएगा। क्लियर, चलो जी। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब ये जो हमारी ABC लिमिटेड थी, इसने आम जनता से बड़ा पैसा लिया, इतने सारे इसने इंश्योरेंस किए। ठीक है, अब इतने सारे इंश्योरेंस ने, इंश्योरी जो थे इन्होंने इसको दिया जी पैसा। अब इतने पैसे का ये करेगी क्या, पास में रख के क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसको मार्केट में लगा देती है, मार्केट में लगा देगी, यानी कि फंड्स इन्वेस्ट करेगी। तो ये जो इन्वेस्ट करती है ना, इसको भी गाइड करता है कौन, आपका IRDAI। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का सारा काम IRDAI करके देता है। इनको बताएगा कि फंड्स कहाँ लगाने चाहिए, किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, कितना आपको अपनी लिक्विडिटी के लिए अपने पास रखना है, कितना मार्केट में लगाओ, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाओ, कितना नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाओ, सब चीज़ें रेगुलेट होती हैं। और कौन रेगुलेट करेगा जी, आपका IRDAI। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोलता है, रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी। हाथ में पैसा रखना है अपने, हाथ में पैसा रखने का मतलब क्या है, हाथ में पैसा रखने का मतलब ये है जी, इतना बिजनेस में मत लगा देना। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ का रिसीविंग था, 1 करोड़ की आपकी प्रीमियम इनकम थी, या फिर प्रीमियम आपने रिसीव किया 1 करोड़ का। ठीक है,
अब जब आपने 1 करोड़ का तो प्रीमियम रिसीव किया है, लेकिन आपके ऊपर लाइबिलिटीज आपने मार्केट से उठा ली 5 करोड़, क्या ये कंपनी सॉल्वेंट है? क्या इस कंपनी के हाथ में पैसा है? नहीं। 1 करोड़ की है, 80 लाख इसको मार्केट का पे ऑफ करना है, यानी कि अल्टीमेटली इसके बाद में हाथ में कितना पैसा बचेगा? 20 लाख फिर भी है। चलो जी, अब माना जाएगा कि ये कंपनी सॉल्वेंट है, यानी कि इसके हाथ में क्या है? पैसा। यानी कि अल्टीमेटली आप चेक करो कि मेरे फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में क्या डिफरेंस है। क्या मेरे फाइनेंशियल एसेट सफिशिएंट है मेरे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने के लिए? इफ़ येस देन यू आर सॉल्वेंट, इफ़ नो देन यू आर नॉट अ सॉल्वेंट। तो यानी कि ये चेक करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा ना हवा में उड़े, ज़्यादा मार्केट में रिस्क के साथ ना खेले, अपनी सॉल्वेंसी को मेंटेन करके चले। और जब ये मेंटेन नहीं करती है तो इनको डांट भी पड़ती है, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज या फिर इंटरमीडियरीज, यानी कि डिस्प्यूट्स हो गए इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एजेंट के बीच में, या फिर इंश्योरेंस कंपनी और आपके इंश्योरी के बीच में, तो वो डिस्प्यूट सुलझाने में मज़े किसको आएंगे? एडाई को। कौन सुलझाएगा वो डिस्प्यूट? एडाई सुलझाएगी। ठीक है जी। दूसरा क्या है? सुपरवाइजिंग फंक्शन ऑफ द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। टैरिफ कमेटी एज द नेम डिस्क्राइब, टैरिफ यानी कि रेट्स पर एडवाइस करेगी, कितना रेट चलना चाहिए, कितने फंड्स आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, जनरल बिजनेस में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, कितना रेट्स पे आपको इंश्योरेंस बांटने हैं, किस सेक्टर में कितना रेट चलेगा। तो ये सारी चीज़ें कौन बता कर देगी आपको? टैरिफ बता कर देगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योरर टू फाइनेंस स्कीम फॉर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये वही वाला प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में पीछे पढ़ा था। अब इस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए इडाई ने बना तो दिया, इसको रेगुलेट करने के लिए चाहिए जी पैसा करने के लिए ये बनाएगी फाइनेंस स्कीम, और इसमें फंडिंग किसकी लेगी? उन इंश्योरेंस कंपनी की जो एक्चुअल में प्रीमियम उठाते हैं मार्केट से। तो जिन्होंने प्रीमियम उठाया उनको अपने प्रीमियम से कुछ परसेंटेज इस स्कीम में लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको रेगुलेट किया जा सके। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है? specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the insurer in the rural or the social sector। यानी कि रूरल और सोशल एरियाज़ में कितना आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि एक कंपनी है उसकी कोई नेटवर्थ होगी ना। से अगर एक कंपनी है जिसके पास 5 करोड़ का ही नेटवर्थ है, यानी कि इसकी औकात 5 करोड़ रुपए तक की है, इसके अंदर एसेट्स 5 करोड़ रुपए तक की है, तो ये 10 करोड़ का लोन तो नहीं बांट सकती, या 10 करोड़ का इंश्योरेंस तो नहीं ले सकती, इतना ही ले पाएगी, या इसके कुछ भी जो अमाउंट इन्होंने बनाया हुआ है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ले पाएगी, क्योंकि कुछ रिवेन्यू भी तो जनरेट होगा। तो जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो इसकी नेटवर्क है, उसके बेसिस पे ही कुछ डिफाइन कर पाएगी कि इतना % तू लाइफ ले ले, इतना % तू जनरल ले ले। ठीक है, तो इस परसेंटेज को मेंटेन करके रखना है किसको? आपकी इंश्योरेंस कंपनी को। परसेंटेज देगा कौन? एडाई देगा। परसेंटेज जनरली डिफाइन होती हैं, आपकी एडवाइज होती हैं बाय द टैरिफ कमेटी। ठीक है जी। एंड एक्सरसाइजिंग सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसके अलावा कोई और काम चाहे तो वो कर सकता है, यानी कि ये काम तो करने ही करने हैं, इन कामों के अलावा और कोई काम जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं वो इडाई कर सकता है। सच अदर पावर्स विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, या जो बाद में बताई जाएंगी वो वाले काम भी इडाई कर सकता है। टाइम टू टाइम अपडेट हो जाए क्या पता, तो सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो लिस्ट है हमारी, इस लिस्ट को हम ये नहीं बोलेंगे कि इस लिस्ट में जितना काम लिखा हुआ है उतना ही करो, और भी इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, चलो। उसके बाद है रोल ऑफ इडाई एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर। अब इसने रोल निभाएगी, इसके 3 तरह के रोल हैं। पहला तो इसने रेगुलेट ही किया, नज़रें बना कर रखी हैं सबके ऊपर। ठीक है जी। दूसरा काम क्या किया है इसने? प्रोटेक्शन दी है टू इंश्योरी या फिर पॉलिसी होल्डर। तीसरा क्या किया है? तीसरा जी इसने प्रमोशनल फंक्शन की है, लोगों को जागरूक किया है कि आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए। रेगुलेशन मतलब नज़रें बनाना। ठीक है, अब क्या किया जी इसने? इडाई ऑल्सो एक्ट एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर
फर्स्टली इट्स टेक स्टेप्स टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। रेगुलेट किया, डेवलप किया, यानी कि सब चीज़ों के ऊपर देख परख के इन्होंने टाइम टू टाइम रूल्स बनाए और उस चीज़ को मार्केट को इन्हेंस किया। सेकेंड क्या किया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग देम, प्रोटेक्शन दिया इनको। तीसरा क्या किया, disseminates a lot of information for the benefits of policy holder and also for educating the general people about the advantage of getting insurance policy and keeping them live। ठीक है, यानी कि लोगों को जागरूक किया कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, लोगों की एजुकेशन की तरफ काम किया और जब वो जागरूक हो गए तो उस चीज़ को मेंटेन भी किया, यानी कि रेगुलेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशनल फंक्शंस। क्लियर? तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे IRDAI के साथ जो हम लोगों को करने थे। तो आई होप आप सबको समझ में आए हैं। तो इसको साथ साथ पढ़ते रहिए, मॉड्यूल से ज़रूर पढ़िएगा। आपके मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से IRDAI वाला जो कंसेप्ट है काफ़ी स्कोरिंग है, तो इसको लाइन टू लाइन अच्छे से करना। तब तक के लिए थैंक यू।